जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज फिर से मैं लाया हूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम रिलेटेड बेस होंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। तो बिना डिले किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जिन भाइयों अगर नए जुड़े हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मिलेगी आपको ऐसे ही क्वेश्चन और धमाकेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको मिलेंगे डेली बेसिस पे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसा कि देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है, बायोलॉजी सेक्शन का है, जिसमें रहेगा क्वेश्चन कि मानव में ऑक्सीटोसिन जो होता है क्या हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मानव में क्या हेल्प करेगा, तो प्रसव और दूध का स्राव करता है। तो ये होगा। तो आप सबको पता होगा कि हमारे चैनल पे मिलेंगे क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मिलेंगे आपको, चाहे वो नर्सिंग के लिए हो या अग्निवीर हो या फिर टेक्निकल ट्रेड या फिर वेटनरी और फार्मा हो। सारे ट्रेड के लिए यहाँ मिलेंगे सूटेबल आंसर और मॉडल एंड PIQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, मानव में ऑक्सीटोसिन हेल्प क्या करता है, तो प्रसव और दूध का स्राव करता है। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। तो इसके रिलेटेड मैं बस बोलूँगा, राइट डाउन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, वैसे भी 1 घंटे लगभग हो जाते हैं। तो इसके रिलेटेड क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया। फिर चलेंगे इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें कि ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है। तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि प्रेम हार्मोन। ठीक है, तो याद रखें ऑक्सीटोसिन कहा जाता है लव हार्मोन। ओके, तो ये हो गया। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में न्यूक्लियोप्लाज्मा जो होता है वो क्या कंटेन करता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन कि जो कोशिका में न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है वो क्या कंटेन करता है। तो कंटेन करेगा क्या, वो कंटेन करेगा क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन कंटेन करेगा। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्मा है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। फिर इसके रिलेटेड और क्वेश्चन देखें तो बता सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में मुख्यतः क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन है कि कोशिका में न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो क्या कंटेन करता है, तो क्या था, क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर ऐसे पूछ सकता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में मुख्यतः क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो क्रोमैटिन होगा। तो ये आंसर है। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। पौधों में फोटोट्रोपिज्म जो होता है, पौधों में फोटोट्रोपिज्म होता है वो कैसे होता है, मतलब किसके थ्रू होता है, किसके टुवर्ड्स, किसके तरफ। ठीक है, तो ये होगा कि पौधों में जो फोटोट्रोपिज्म होगा वो किसके तरफ होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। ये मैंने पिछले लास्ट वीडियो में भी इसके रिगार्डिंग डिस्कस किए थे, तो आप सबको याद होना चाहिए। तो जो पौधों में फोटोट्रोपिज्म होता है वो किस तरह ग्रोथ करता है, प्रकाश की टुवर्ड्स ग्रोथ करेगा। ओके, ये होगा। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि फोटोट्रोपिज्म जो है किसके प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो जैसा कि बताया, जो पौधे में फोटोट्रोपिज्म होंगे वो प्रकाश के टुवर्ड्स वो होगा क्या, ग्रोथ होगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फोटोट्रोपिज्म किसके प्रति प्रतिक्रिया है, तो क्या होगा, वो भी होगा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया है। ठीक है, ये होगा आंसर।
तो इसके रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है कि तना कैसा फोटोट्रोपिज्म दिखाता है। तो जो तना होता है, यानी कि क्या होता है, जो तना होता है वो कैसा फोटोट्रोपिज्म दिखाता है, तो कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को दिखाता है कौन, तना। ठीक है, ये होगा। तो एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं आप सबसे कि प्लीज़ जो मैं इसके अल्टरनेट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे तीसरा क्वेश्चन बताया कि पौधे में फोटोट्रोपिज्म किस दिशा में होता है, अगर किसकी तरह होता है, तो प्रकाश की तरह। तो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन किया कि फोटोट्रोपिज्म जो होता है किसके प्रति प्रतिक्रिया होता है, तो प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन किया कि तना कैसा फोटोट्रोपिज्म दिखाता है, तो कैसा दिखाता है, वो धनात्मक दिखाता है, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब जो अल्टरनेट क्वेश्चन मैं दो क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे का, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप राइट डाउन करें, क्योंकि नहीं तो फिर दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा, और स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आपको क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। ठीक है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और आज आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आप राइट डाउन करें जो अल्टरनेट क्वेश्चन है उसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव में मायोसिन प्रोटीन, जो मायोसिन प्रोटीन होता है वो किससे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो देखेंगे। तो जो मानव में मायोसिन प्रोटीन होता है वो होता है मांसपेशियाँ जो होती है, मांसपेशियाँ की कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन से इन्वॉल्व है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मानव में मायोसिन प्रोटीन किससे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन से इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि मांसपेशियाँ संकोचन से। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि मायोसिन किसके साथ कार्य करता है। तो जो मायोसिन होता है वो एक्टिन, मायोसिन जो होता है वो एक्टिन के साथ काम करता है। ठीक है, ये होगा। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि मायोसिन जो होता है, ये जो मायोसिन है ये कहाँ पाया जाता है। तो मायोसिन जो होता है वो मसल्स में पाया जाता है, यानी कि मांसपेशिया में, मांसपेशिया में पाया जाता है। ठीक है, मांसपेशिया में पाया जाता है। तो ये हो गया। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो आप सबको काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, या फिर कितनी संख्या होती है, या फिर इसकी जगह पे पूछ सकता है कि कितने पेयर होते हैं। ठीक है, तो 46 होते हैं, अगर पेयर की बात करें तो 23 हो जाएंगे। ओके, फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि मानव में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े हो जाएंगे, 23 जोड़े हो जाएंगे। फिर एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मानव में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, कौन कौन सी गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में जो लैंगिक जो गुणसूत्र होते हैं वो XX और XY होते हैं। ठीक है, जो XX होते हैं वो XX होते हैं वो फीमेल जेंडर में होते हैं, और XY जो होते हैं वो मेल जेंडर में होते हैं। ठीक है, ये होगा। तो इसके रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड कराती है, क्या प्रोवाइड कराती है। तो मैंने बताया था, काफ़ी बार बताया हूँ, लगभग सारे वीडियो में बताता हूँ मैं। तो क्या होगा कि पौधों में फ्लोएम फाइबर जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, तो मजबूती। ठीक है, मजबूती
प्रोवाइड कराती है। अगर क्वेश्चन आ गया कि पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है, तो क्या होगा, वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि पौधों में फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, तो हो जाएगा मजबूती। ठीक है, क्योंकि यहाँ फाइबर्स का यूज किया गया है, तो इसलिए जो फाइबर्स की क्या होता है, को कैच करके रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको आंसर होगा कि मजबूती को प्रोवाइड कराती है, जो कि फ्लोएम फाइबर पौधों में कार्य करती है। तो ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ्लोएम फाइबर को क्या कहते हैं, तो फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर बोलते हैं। बास्ट फाइबर, ठीक है, बास्ट फाइबर ये होगा। फिर इसके रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोएम फाइबर का कार्य क्या है, तो जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है, यानी कि यांत्रिक मजबूती, तो जो यांत्रिक मजबूती होती है उसको ये जो फ्लोएम फाइबर होता है, तो यांत्रिक मजबूती को वो मेंटेन करके रखता है, यानी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में पीनियल ग्रंथि जो होती है वो क्या सीक्रेट करती है। मानव में जो पीनियल ग्रंथि है वो क्या सीक्रेट करती है, तो मानव में जो पीनियल ग्रंथि है वो मेलाटोनिन सीक्रेट करती है। फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है, क्या नियंत्रित करती है, तो जो स्लीप साइकिल होता है, स्लीप साइकिल होता है वो पीनियल ग्रंथि रेगुलेट करती है। फिर इसके रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मेलाटोनिन प्रभावित करता है, जो मेलाटोनिन होता है वो क्या चीज़ को प्रभावित करता है, तो वो करता है एक जैविक घड़ी होता है, सर्केडियन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सर्केडियन सर्कल, ठीक है, यानी कि जैविक घड़ी। जैविक घड़ी होती है, उसी को ये नियंत्रित करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मेलाटोनिन प्रभावित करता है, किस चीज़ को प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है जैविक घड़ी को, यानी कि सर्केडियन साइकिल। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रोमेटिन का संकुचन होता है, मतलब किस दौरान क्रोमेटिन का संकुचन होता है, किसके दौरान, यानी कि क्रोमेटिन कंडेंसेशन ड्यूरिंग, किसके दौरान संकुचन होता है। ठीक है, जो कि क्रोमेटिन क्या होता है, तो वो होगा आपका आंसर प्रोफेज। मैंने कल या परसों की वीडियो में ये बताया था कि जो क्रोमेटिन जो है वो संकुचन होता है प्रोफेज के दौरान संकुचन होता है। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि क्रोमेटिन किस अवस्था में गुणसूत्र बनाता है, जो क्रोमेटिन होता है वो किस अवस्था में गुणसूत्र बनाता है, तो बनाता है प्रोफेज में। ठीक है, किस अवस्था में गुणसूत्र बनाता है, तो वो होता है प्रोफेज में, तो ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके रिलेटेड, संघनित क्रोमेटिन को क्या कहते हैं। जो संघनित होते हैं क्रोमेटिन, यानी कि कंडेंस्ड, यानी कि सघन बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या सकता है कि सघन आ सकता है, या संघनित आ सकता है, कंडेंस्ड आता है। ठीक है, तो अधिकतर पूछ सकता है कि संघनित क्रोमेटिन को क्या कहते हैं, तो जो संघनित क्रोमेटिन होता है उसको बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, क्या बोले हैं, गुणसूत्र।
तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जाइलम पैरेंकाइमा संग्रह करता है, ठीक है। वो क्या चीज़ को संग्रह करता है? तो वो करता है भोजन को, ठीक है। जो जाइलम पैरेंकाइमा है वो संग्रहण करता है भोजन को, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जाइलम पैरेंकाइमा मदद करता है भोजन को भंडार करने में, ठीक है, यानी कि फूड स्टोरेज में मदद इसका हेल्प करता है। फिर और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जाइलम मुख्यतः परिवहन करता है। तो क्या चीज़ को परिवहन करता है? अगर क्वेश्चन ये डाउट तो आप क्लियर कर लो कि जब क्वेश्चन आए कि जाइलम पैरेंकाइमा संग्रहण करता है, तो क्या संग्रहण करेगा वो करेगा भोजन को, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जाइलम मुख्यतः परिवहन करता है, तो क्या चीज़ का परिवहन करेगा? तो वो हो जाएगा जल व खनिज, ठीक है। जल व खनिज का ये परिवहन करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सीरम क्या है? सीरम जो है वो क्या है? तो सीरम है एक टाइप्स का थक्का कारक, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर, ओके। क्लोटिंग फैक्टर होता है सीरम। तो इसके रिलेटेड क्या आ सकता है? सॉरी, क्वेश्चन क्या था कि सीरम कारक है, यानी कि सीरम इज प्लाज्मा विदाउट, मतलब उसमें क्या नहीं होता है विदाउट थक्का कारक। क्योंकि थक्का कारक क्या है, क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं वो सीरम में नहीं होते हैं। सॉरी, जो सीरम होते हैं वो सीरम में नहीं होते हैं, वो किस में होते हैं? वो होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये थक्का कारक जो होता है थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो सीरम में नहीं होता, प्लाज्मा में होता है। तो ये है कि सीरम जो है, सीरम क्या है? तो वो सीरम इज ए प्लाज्मा विदाउट थक्का कारक, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं कि सीरम में क्या नहीं होता है? तो अगर क्वेश्चन आ गया सपोज दैट, मैं एक बताता हूँ। एनीवे जो भी है, ठीक है, इसको रिलेट कर। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि सीरम में क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? वो थक्का कारक नहीं होता है, ठीक है। थक्का कारक नहीं होगा सीरम में, ओके, याद रखना। फिर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि सीरम प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो रक्त के थक्के बनने के बाद जब थक्का बन जाएगा रक्त, तो उसमें से सीरम सेपरेट होगा, ओके। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब देता है, यानी कि विच मिरर गिव्स ओनली वर्चुअल इमेज? तो कौन सा मिरर है? वो है समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण जो है वो ओनली वर्चुअल इमेज देता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब देता है, ठीक है। ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या आ सकता है वो देखेंगे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि न्यूक्लियस पोर्स जो होते हैं पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं?
तो ये हो गया कि कौन सा दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब देता है, तो वो होगा समतल दर्पण। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मैंने बताया था कि जो रियर व्यू में कौन सा यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण को यूज करते हैं। और अगर क्वेश्चन यह भी आता है कि दाढ़ी बनाने में यानी जो शेविंग ये सब यूज करते हैं, तो उसमें कौन से दर्पण यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण। और जो गाड़ी का जो रियर व्यू होता है उसको उस मतलब कार इस समय कार बाइक इस समय जो रियर व्यू के रूप में देखा जाता है उसको उत्तल दर्पण को यूज करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, घनत्व क्या है, यानी कि व्हाट इज ए डेंसिटी। तो क्या होगा वो, व्हाट इज ए डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बाई आयतन। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होगा। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी राशि सदिश है। ठीक है, सदिश कौन सी राशि है, तो वो है बल। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन का इशू आ रहे हैं। हाँ, इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी अदिश राशि है। अगर कौन सी अदिश राशि आ गया तो जो दूरी जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, ये हो गया। फिर इससे और अगर कोरिलेट कर सकते हो तो कौन सी सदिश राशि है, तो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे विस्थापन भी जो है, विस्थापन भी सदिश राशि है। जैसा कि क्वेश्चन एक बार पूछा था जीडी में कि विस्थापन कौन सी राशि है, तो वो हो जाएगा सदिश राशि। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या होगा, टेस्ला होगा। ठीक है, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस इकाई क्या है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस, जो सीजीएस इकाई होता है वो होता है गॉस। ठीक है, GAUSS। ठीक है, गॉस। ठीक है, गॉस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस इकाई है। एक होता है क्या, एसआई यूनिट, यानी कि एसआई इकाई, तो यह है सीजीएस इकाई। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र दिखाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया जाता है, तो उसका ऑप्शन दे देगा कि ABCEI जो भी दे सकता है। तो उसमें आंसर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया जाता है वो, यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है वो बी रिप्रेजेंट किया जाता है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, ये हो जाएगा। एम नहीं आप मानना, जो कभी आ गया कि मैग्नेटिक एरिया है तो मैग्नेटिक फील्ड है तो एम कर देता है, तो नहीं, वो होगा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है बी से। ओके, तो ये है। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक विचलित रंग वो कौन सा है। तो जो बैगनी है, बैगनी का जो कलर होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि विचलित होते हैं। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश का विक्षेपण होता है, यानी कि विक्षेपण मतलब क्या होगा, डिस्पर्सन। यानी कि जैसे ये प्रिज्म है, तो यहाँ से लाइट आई तो सारे कलर के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा,
डिस्पर्सन होगा, यानी कि विक्षेपित होगा। तो वही पूछ रहा है कि जो प्रकाश का विक्षेपण होता है कहाँ पे होता है, तो वो हो जाएगा प्रिज्म में। ठीक है, प्रिज्म में होगा प्रकाश का विक्षेपण। फिर अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या आ सकता है कि विक्षेपण का कारण क्या है, तो बोल सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि सारे कलर का वेवलेंथ सबका अलग अलग होता है, इसीलिए विक्षेपण होता है, यानी तरंग दैर्घ्य सबका सारे कलर का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे अधिक विचलित रंग कौन सा है, तो बैगनी है। ठीक है, और सबसे कम होता है वो रेड का होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य और ऊर्जा का इकाई क्या है। कार्य और ऊर्जा का इकाई क्या है, कार्य और ऊर्जा का होगा जूल। ठीक है, जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का ऐसा इकाई है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसके रिलेटेड क्या आ सकता है कि एक न्यूटन जो होता है वो 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर विस्थापन पे किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो कहलाएगा जूल। ठीक है, अच्छे से सुनना। 1 न्यूटन जो है बल द्वारा 1 मीटर, यानी कि 1 न्यूटन जो है वो उस पर बल अप्लाई कर रहे हैं और 1 मीटर विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो किया गया कार्य जो कार्य होता है वो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा जूल। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकता है, 1 जूल बराबर होता है कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। वन न्यूटन इंटू मीटर, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिध्वनि किसका परावर्तन है। जो इको इज रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, किसका परावर्तन है, प्रतिध्वनि किसका परावर्तन है, तो वो हो जाएगा ध्वनि का। जो प्रतिध्वनि किसका परिवर्तन है, तो ध्वनि का होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं वो पहले देख लेते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है यदि दूरी हो 17 मीटर से अधिक। ठीक है, जो प्रतिध्वनि होंगे यानी कि इको, वो सुनाई देती है जब मिनिमम दूरी मतलब 17 मीटर से अधिक दूरी होगा, वो मिनिमम मतलब जो है स्पष्टीकरण के तौर पे सुनाई देगा, यानी कि स्पष्ट सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। जो प्रतिध्वनि होती है वो उत्पन्न कैसे होती है, वो परावर्तन से उत्पन्न होती है। परावर्तन से उत्पन्न होती है प्रतिध्वनि। फिर अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज क्या है, व्हाट इज ए वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है एक विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वोल्टेज मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापी जाती है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या है, तो विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। किसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, वो होता है फोटोन का। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि किसका विराम द्रव्यमान है शून्य होता है, तो क्या होगा, फोटोन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फोटोन किसका कण है,
तो वो प्रकाश का कण है। याद रखना, आप एक बार पूछा गया है नर्सिंग का एग्जाम में कि जो फोटोन किसका कण है, तो वो है प्रकाश का। फिर फोटोन की गति पूछ सकता है, तो फोटोन की गति क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फोटोन की गति होती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सबसे तेज चलने वाली तरंग। सबसे तेज चलने वाली तरंग है वो प्रकाश तरंग है, क्योंकि ध्वनि और जल तरंग तो या फिर भूकंपीय तरंग तो इतना फास्ट है नहीं, तो सबसे तेज चलने वाली तरंग है वो प्रकाश तरंग। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो मैंने अभी पीछे बताया ना, जो फोटोन होता है यानी कि फोटोन की गति जो बताया था ना, फोटोन की गति इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल, यानी कि 3 × 10⁸। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने काफ़ी बार बताया कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो है वो उसे तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जो ध्वनि तरंग है उसको कोई माध्यम की जरूरी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है। तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य होगा वो बिना खर्च किए हुए गति को बढ़ाना, क्या है, उत्प्रेरक का कार्य है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्प्रेरित रहता है। तो जो उत्प्रेरित जो होता है वो हमेशा अपरिवर्तित रहता है, यानी कि अनचेंज होता है, हमेशा अनचेंज होता है। ठीक है, उत्प्रेरक। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्प्रेरक कार्य करता है, तो लॉवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी का कार्य करता है। तो हालांकि आएगा नहीं, तो जस्ट वर्बली देख लो आप, बस इतना काफ़ी है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो कौन सा, मतलब कैथोड पे क्या होगा। ठीक है, जब विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होगा, विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पे रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन होगा, यानी कि अपचयन होगा। ठीक है, ये होगा। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन क्या होता है वो बोल सकते हो आप कि अपचयन एक कैथोड होता है। अपचयन एक कैथोड होता है। फिर इसके रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे ग्रहण किया जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड के थ्रू ग्रहण किए जाते हैं। कैथोड के थ्रू ग्रहण किए जाते हैं। थोड़ी सी पेन की राइटिंग थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है। कैथोड, ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कठोर जल का कारण क्या है। कठोर जल का कारण क्या है, वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण। जो कठोर जल होते हैं उसका कारण क्या होता है, तो वो होता है कैल्शियम और
मैग्नीशियम लवण होता है, ठीक है, ये होगा। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अस्थायी कठोरता होती है, जो अस्थायी कठोरता होती है वो बाइकार्बोनेट्स होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कठोर जल नहीं करता है, क्या नहीं करता, तो साबुन में झाग नहीं बनाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन याद रख लेना आप और लिख भी लेना आप। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मजबूत अम्ल किसे कहते हैं, कि विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक इज अ वेरी स्मॉल वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि HCl किसका उदाहरण है, तो एक मजबूत अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, बोल सकते हो आप। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो अम्ल नीले लिटमस को लाल करे वो एसिड होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जंग यानी कि रस्ट क्या है? जंग यानी कि रस्ट क्या है? तो क्या है वो? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड नहीं मानोगे तो क्या है? जंग क्या है? एक फेरिक ऑक्साइड है, ओके। फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि जंग लगना किसका उदाहरण है, तो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण का उदाहरण है जंग। फिर क्वेश्चन भी आ सकता है कि जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है, तो ऑक्सीजन व नमी, ये दोनों जंग लगने के लिए आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वो है दक्कन का पठार, ओके। जो दक्कन का पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड आप पढ़ लेना कि पठार ये सब जो होते हैं ना, सबसे छोटा पर्वतमाला, ये सब जो होते हैं ना, सबसे छोटा सबसे बड़ा, जो विविध होते हैं यानी कि मिसलेनियस, स्पीडी से या फिर आप लुसेंट से पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें आपको काम आ जाएंगी, ठीक है। ये सब डीप में थोड़ा सा पढ़ना भारत का सबसे बड़ा पठार, क्योंकि मैं लाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसके रिलेटेड फिर मैं क्वेश्चन करूँगा, ये सब कुछ हो जाएगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीज़ों को नहीं ला रहा हूँ, इवन मैथ को भी नहीं ला रहा हूँ। तो ये है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? NSG की स्थापना कब हुई थी? NSG की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1986। NSG का फुल फॉर्म क्या है? तो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। यानी कि नेशनल जो है वो क्या है, यानी कि नेशनल बोले तो जो भारत का संपत्ति या फिर भारत की चीज़ों को ऐसे जो उसकी सिक्योरिटी करते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा जो लीडर होते हैं, यानी कि PM हो गया, PM हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। तो ये सारे का जो VVIP गार्ड होते हैं वो NSG के कमांडो भी होते हैं, या फिर कहीं पे वैसा इमरजेंसी अलर्ट सिचुएशन हुआ वहाँ पे भी NSG कारीगर होते हैं। तो ये हो गया। इसका ट्रेनिंग कहाँ पे होता है? वो होता है मानेसर में, ठीक है। ये होगा मानेसर में इसका ट्रेनिंग होता है।
तो आप जो भी भाई हो NSG में जाएंगे वो मानेसर में ट्रेनिंग करेंगे, तो ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेट रिवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू, जो रेट रिवैल्यूएशन है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, वो है मांस व टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, जो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो है कांडला। कांडला बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ये कहाँ पे है कांडला, क्वेश्चन आ सकता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पे है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में है। तो अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि कांडला बंदरगाह से मुख्य चीज़ें कौन सी निर्यात होती है, तो जो जो पेट्रोलियम में से भी है वो कांडला बंदरगाह से ज़्यादा मात्रा में आयात होता है, यानी कि निर्यात होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन ग्रीन हंट जुड़ा हुआ है वो है आपका नक्सलिज्म, यानी कि नक्सलवाद। ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखना आप। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था। तो ये 2009, ये 2009 ईस्वी में शुरू किया गया था ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो ये फिर इसके अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल थे वो है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे वो कहाँ के थे, तो है भारत के। सॉरी, क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे क्वेश्चन आया हुआ है जीडी में कि वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, कहाँ का गवर्नर जनरल थे, तो थे भारत का। तो ये फॉरेनर नाम देखकर कहीं और का टिक मत कर देना, इंग्लैंड फ्रांस चाइना का टिक मत कर देना। ये वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। फिर अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स ही थे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का भी प्रथम गवर्नर जनरल थे और भारत का भी पहला गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये बात को याद रखना, ये क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी। थोड़ा आज क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो आप एडजस्ट करना जो भी भाई नोट्स कर रहे हैं। तो एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी, वो कब होगा, वो होगा 2005 में। 2005 में एनडीआरएफ की जो टीम हुई थी, यानी कि उसका स्थापना हुआ था, वो 2005 में हुई थी। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, रिलीफ फोर्स, ओके। एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 2005 में और इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, ये हो गया। तो एनडीआरएफ टीम जो है वो कार्य करता है, किसके अंदर कार्य करता है, तो ये करता है गृह मंत्रालय, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर
जो एनडीआरएफ की टीम वो काम करती है। बाकी आर्मी एयरफोर्स नेवी किसके अंडर काम करती है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। बाकी भी पैरामिलिट्री जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। ठीक है, ये होगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनडीआरएफ जो टीम है वो संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, तो बता सकते हो आप कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो डिजास्टर को मैनेज करती है। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। मैंने पहले ही बताया था 2-3 दिन पहले कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड एरिया है। ठीक है, जो कि भारत का लद्दाख में सिचुएटेड है। फिर इसके रिलेटेड का क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे स्थित है, तो भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है, यानी कि लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे इसकी। अगला क्वेश्चन क्या है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, वो होगा आपका 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल लड़ा गया कब गया था, कारगिल जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था, वह है 1999 ईस्वी में। ठीक है, 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकते हैं कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ये पता होना चाहिए। जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है भारतीय सेना की विजय के लिए। ठीक है, भारतीय सेना की विजय के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय खेल दिवस जयंती क्यों मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे खेल दिवस को मनाया जाता है। फिर इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेजर ध्यानचंद थे वो किस खेल से जुड़े हुए थे, तो हो जाएगा हॉकी। हॉकी जो है भारत जो मेजर ध्यानचंद जी थे वो हॉकी गेम से रिलेटेड थे। तो इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बता दूं कि जिन भाइयों को पता होगा कि हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल गेम है, तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिया का कोई भी अभी ऑफिशियल गेम नहीं है। इंडिया का कोई भी अभी ऑफिशियल गेम नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। लेकिन हॉकी को बोलते हैं, हॉकी को इसलिए बोले जाता है क्योंकि हमारे देश में हॉकी से ज़्यादा गोल्ड मेडल आई है, लगभग 8 ऐसे कुछ, हाँ 8 ही गोल्ड मेडल आई है, इसलिए हम लोग हॉकी पे ज़्यादा थोड़ा सा ये जोर देते हैं। बाकी हॉकी हमारा जो ऑफिशियल गेम नहीं है। ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि अग्न्यास से, यानी कि पैंक्रियाज से स्रावित होते हैं। ओके, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सबको पता होना चाहिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि सबको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है यानी कि ट्रांसपीरेशन होता है, वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है 38 क्वेश्चन है ना, हाँ, ये होता है तना में, ठीक है। स्टेम में होते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा टाइम काफ़ी ज़्यादा वीडियो में हो गया तो थोड़ा सा जल्दी खींचेंगे, 10 क्वेश्चन और करने हैं। मानव में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सबको पता है 120 दिन। ये 120 दिन एग्जैक्ट नहीं होता है, ये एक लगभग में आता है, ठीक है। आप 120 दिन एग्जैक्ट नहीं मान सकते हैं, लगभग में आता है, तो ये है। फिर जैसे कि मानव में आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कहाँ एक क्या होता है, डेड हो जाता है। क्या होता है? डेड हो जाता है यानी कि मर जाता है, ठीक है। जाके स्प्लीन में ये क्या होगा, डेड हो जाएंगे, ओके। स्प्लीन में जाकर डेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। वो आरएनए का क्या होगा, आरएनए का न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, आरएनए क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा आरएनए का, और डीएनए का होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं हम इसके बारे में, ओके। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बार हम लोगों ने वोल्ट ओम ये सब सारे के डिस्कशन कर चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? जो प्रकाश का परिवर्तन है वो किस नियम को पालन करता है, यानी कि परावर्तन का नियम का पालन करता है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। मैंने सब मैं भी सारे ऐसे ही मात्रक करा दिया, तो सबको बिल्कुल बाई माइंड बाई हार्ट, ठीक है, बाई हार्ट सबको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे पूछे कि जैसे बल का ऐसे ही मात्रक है, तुरंत होना चाहिए कि न्यूटन है बल का ऐसे ही मात्रक, ठीक है। और ऐसे ही मात्रक तो याद कर ही लेना, उम्मीद होता है कि आने की उम्मीद होता है, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्सिंग में, लेकिन उम्मीद होती है थोड़ा सा आने की, ठीक है, ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है, वो किस दर्पण में होता है? किस दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा होता है? तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बना होता है टंगस्टन धातु का, टंगस्टन धातु का बना होता है। और अगर बल्ब में पूछ दिया कि बल्ब में, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है, तो वो भरा जाता है आपको आर्गन गैस, ठीक है, आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरा जाता है, ठीक है, ये होगा। और ये टंगस्टन एक क्या है, एक मेटल है,
फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये सब क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, वो H2O। अगर भारी जल का पूछ दिया, भारी जल का क्या होगा रासायनिक सूत्र, वो होता है D2O। D2O ये होगा भारी जल का रासायनिक सूत्र। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्या है, pH का मान दर्शाता है। क्या दर्शाता है, pH का मान 7 दर्शाता है, यानी कि मैंने काफ़ी बार बताया कि वो न्यूट्रल होगा। जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। और जो 7 से कम है वो क्या होगा, 7 से कम होगा वो एसिडिक। जो 7 से ज़्यादा है वो बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय। और एसिडिक क्या होगा, अम्लीय। अम्लीय, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, CO2 किस प्रकार की गैस है। जो CO2 है वो किस प्रकार की गैस है, तो है अम्लीय, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड है, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है, इसीलिए अम्लीय ऑक्साइड है। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल सी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। जीके में मेन आपको केमिस्ट्री और बायो पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो वो हो जाएगा पिंगली वेंकैया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। पिंगली वेंकैया भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। तो जो पिंगली वेंकैया थे वो एक आंध्र प्रदेश का स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। तो वो अगर पूछा कि इसे कब ये किया था, डिज़ाइन दिया था, तो 1921 ईस्वी में डिज़ाइन दिया था, ठीक है। तो हो जाएगा। तो इतना ही है बस, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और फिर से अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भाई, जो कि 1 फरवरी से होने वाली भर्ती है, जो फॉर्म फिलअप होने वाली है, तो जिन भाई को अटेंड करना है उस भर्ती को, तो प्लीज़ वो मेरे से जुड़ जाएं और आपकी तैयारी को बूस्ट कर दूंगा। आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगी। उसमें सारे ट्रेड का आ रहा है, तो आप कोई भी ट्रेड का फिलअप कर रहे हो फॉर्म, तो मेरे चैनल से जुड़ जाए। यहाँ पर मिलेंगे आपको बेस्ट गाइडेंस और एग्जैक्ट मिलेंगे आपको क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के समान है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी बूस्टिंग होगा। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।